नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो आपके सिलेबस में प्रमुख सिद्धांत लगाए गए हैं उनकी चर्चा हम लोग पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने कॉलेज को पढ़ लिया, वर्ड्सवर्थ को पढ़ लिया, टीएस इलियट के जो जो प्रमुख सिद्धांत आपके सिलेबस में थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की क्लास में रिचर्ड्स के जो 3 सिद्धांत आपके सिलेबस में लगाए गए हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन रिचर्ड्स के सिद्धांत पढ़ें उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिचर्ड्स की, क्योंकि इनके सिद्धांतों से कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए या कि न पूछा जाए, लेकिन रिचर्ड्स की रचनाओं से हर बार की परीक्षा में आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो इनका जो पूरा नाम था वो था इयोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। इनका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1893 ईस्वी में। जन्म हर हाल में याद रखें, क्योंकि इस टाइप से भी लगभग हर परीक्षा में आपको प्रश्न दिया जाता है कि 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे, 4 काव्यशास्त्री होंगे और आपसे जन्म वर्ष के अनुसार इनको क्रम में लगवाया जाएगा। तो जन्म हर हाल में याद रखना है। इनका निधन हुआ था 7 सितंबर 1979 में। इंग्लैंड की धरती पे इनका जन्म हुआ था। शहर का नाम था चेशायर शहर। तो याद रखें, इंग्लैंड के चेशायर शहर में इनका जन्म हुआ था। पेशे से भाई साहब शिक्षक थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में अंग्रेजी नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। विद्यार्थी थे मनोविज्ञान के, अर्थशास्त्र के, लेकिन फिर बाद में साहित्य की तरफ रुख कर लिया था और अंग्रेजी पढ़ाने लगे थे। रामचंद्र शुक्ल जो थे वो जो है इनके प्रशंसक थे, समर्थक थे। क्यों थे? क्योंकि ये भी रामचंद्र शुक्ल की तरीके से मूल्यवादी समीक्षक थे, इसीलिए अपने काका की मुंडी इनकी तरफ हमेशा हिलती रहती थी, वरना रामचंद्र शुक्ल की मुंडी हिलना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो रामचंद्र शुक्ल जो है इनके प्रशंसक थे। तो ये इनके बारे में चीजें जान ली गई। बात करते हैं आगे थी बढ़ते हैं आगे और कुछ चीजें और जान लेते हैं। इनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो था प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो 1924 में प्रकाश में आता है और ये जो है इनकी ख्याति का सबसे मूल कारण था। इनकी आलोचना का जो केंद्र बिंदु था वो कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना। दरअसल ब्रैडले का जो सिद्धांत था कला कला के लिए या फिर कविता कविता के लिए, इसके विरोध में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, मूल्य का सिद्धांत। और इनका जो उद्देश्य था, इनकी आलोचना का जो केंद्र बिंदु था वो यही था कि कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना, क्योंकि वो लोग कला को जीवन के लिए अनुपयोगी सिद्ध कर रहे थे। वो कह रहे थे कला सिर्फ कला के लिए है, कविता सिर्फ कविता के लिए है। हालांकि जब अभी हम इन लोगों के इनके सिद्धांत पढ़ेंगे तो इस पे बात करेंगे। ये जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र ये जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए थे, इसीलिए ये जो है स्वाभाविक है कि इनके सिद्धांत मनोविज्ञान पे आधारित हैं। अब सबसे मेन बात जो है इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं और आपकी परीक्षा में धूमधाम से पूछी जाती हैं। तो इनकी जो पहली रचना है वो है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, जिसका प्रकाशन होता है 1922 में। दूसरी रचना है मीनिंग ऑफ मीनिंग, मतलब है अर्थ का अर्थ, जिसका प्रकाशन होता है 1923 ईस्वी में। तीसरी इनकी रचना हम लोगों ने अभी पढ़ी, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी साहित्यिक आलोचना, जिसका प्रकाशन होता है 1924 ईस्वी में। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? आलोचना। इंग्लिश का शब्द है साइंस एंड पोएट्री। अभी आपसे जो है पिछली परीक्षा में ये रचना पूछी गई थी, 1925 में प्रकाशन होता है। और साइंस एंड पोएट्री यानी विज्ञान और कविता। ये जो है रिचर्ड्स ने जो अपने सिद्धांत दिए उसमें एक इनका सिद्धांत है काव्य भाषा का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने काव्य भाषा को 2 भागों में बांटा है। एक वैज्ञानिक भाषा या फिर तथ्यात्मक भाषा और दूसरी जो होती है रागात्मक भाषा। और इन्होंने उस भाषा में बताया कि जो रागात्मक भाषा है या जो काव्य की भाषा है वो जरूरी नहीं है कि
तर्क पे खरी उतरे, लेकिन अगर उससे हमारे जो है संवेगों को जो है हमारी भावनाओं को जो है सुकून मिलता है तो वो भी भाषा अपनी जगह पे सही है। जैसे एक शेर है कि मैं अगर चाहता तो चांद को टांग देता तुम्हारी बिंदी के पास, लेकिन मैं जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं। तो तार्किक तौर पे देखेंगे तो आप जो है थोड़ा कहेंगे ये क्या लिख दिया, लेकिन ये जो है रागात्मक भाषा के तौर पे ठीक है। तो इस तरीके का कुछ उनका सिद्धांत है। जब सिद्धांत को पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से ये चीज हम लोग समझेंगे। खैर, अभी आप लोग इतना याद रखें, साइंस एंड पोएट्री इनकी 1925 में प्रकाशित होने वाली एक रचना है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी व्यवहारिक आलोचना जो प्रकाश में आती है 1929 में। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन यानी कॉलरिज की कल्पना शक्ति 1935 में। दरअसल जो कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है उनके ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी होगी। उसके बाद इनकी जो अंतिम रचना है वो है द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक माफ करें, यानी शब्दता का दर्शन, जिसका प्रकाशन होता है 1936 ईस्वी में। तो ये जो है इनकी रचनाएं थी जिनको आपको किसी हाल में भूलना नहीं है, रट्टा मान लेना है, ताकि परीक्षा में अगर आती हैं तो आप आसानी से कर सकें। इनके दो तो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो कि जिनमें से एक है संप्रेषण का सिद्धांत, एक है मूल्य का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक सिद्धांत इनकी भाषा का भी सिद्धांत है, जो इस क्लास में इस सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इनके 3 सिद्धांत आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत यहां से शुरू करते हैं। और पहला सिद्धांत है रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम लोग पढ़ें उससे पहले 3 शब्द जो है थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। ये हैं क्या, इनकी परिभाषाएं, क्योंकि ये शब्द इस सिद्धांत को पढ़ते हुए बीच में बार बार आएंगे, तो इनके अर्थ आपको स्पष्ट होने चाहिए। संप्रेषण, इसको तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित तौर पे, सांकेतिक तौर पे या फिर मौखिक तौर पे जो विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषणीयता क्या कहलाती है, किसी बात को संप्रेषित करने की जो क्षमता है, किसी बात को संप्रेषित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, संप्रेषणीयता कहलाती है। इसीलिए रिचर्ड्स कहते थे कि जिस कवि की संप्रेषणीयता जितनी प्रभावी होगी वो उतना ही बड़ा कलाकार होगा। एक शब्द है प्रेषणीयता, ये क्या होती है, तो किसी व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना, किसी व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही क्या है, प्रेषणीयता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे के हृदय तक पहुंचने की स्थिति को प्रेषणीयता कहते हैं। तो ये जो है 3 शब्द थे जो इस सिद्धांत में आएंगे बार बार। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इस सिद्धांत को जो है संप्रेषणीयता का भी सिद्धांत कहा जाता है। और संप्रेषण काव्य के रूप में रिचर्ड्स के अनुसार क्या है, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रिचर्ड्स ने कहा कि संप्रेषण जो है, जब एक मस्तिष्क अपने पर्यावरण में इस प्रकार क्रियाशील होता है कि दूसरा मस्तिष्क उससे प्रभावित हो और दूसरे के मन में जो अनुभूतियां जागृत हो वह पहले के मन में जो पहले व्यक्ति के मन में अनुभूति है उनके समान हो। इसको छोड़िए, आप ऐसे समझिए, मान के चलिए कोई एक कवि है, कवि ने कोई रचना की और रचना करते समय जो उसके मन में अनुभूति थी, संवेदना थी, उसी प्रकार से आपके मन में वही अनुभूति, वही संवेदना आपके मन में भी जागृत होती है। तो इसका मतलब यह है कि उस कवि ने उस रचना का आप तक सही तरीके से संप्रेषण कर दिया। यही चीज जो है रिचर्ड्स बताते हैं, यहां ध्यान से पढ़िए, कि दूसरे के मन में जो अनुभूति जागृत हो वह पहले की अनुभूति के समान हो। आई बात समझ में? दूसरे के मन में जो अनुभूति जागृत हो वह पहले की अनुभूति के समान हो और आंशिक रूप से पहले के द्वारा वो प्रभावित हो। यानी जो मैंने आपको समझाया कि कोई कवि अगर कोई रचना करता है और दूसरे को समान उस तरीके से वो प्रभावित कर लेता है। अगर कोई जो है व्यक्ति कोई रचना लिखते लिखते बड़ा भाव विभोर होकर वो रचना लिख रहा है और आप भी उसको पढ़ते पढ़ते भाव विभोर हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब उस कवि ने
आप तक सही संप्रेषण किया है। तो ये बात समझ में आई। बढ़ते हैं आगे। जिस कलाकार की रचना में जितनी प्रबल और प्रभावशाली संप्रेषणीयता होगी उतना ही बड़ा वह कवि या फिर कलाकार होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिस तन्मयता से कलाकार अपनी रचना करता है उतनी ही उसकी संप्रेषणीयता अधिक प्रभावी होती है। यानी जब कोई कलाकार अपनी रचना जितनी ज़्यादा तन्मयता से करेगा, जितना ज़्यादा उसमें लीन होके करेगा, उतनी ही उसकी कविता प्रभावशाली बनेगी। ये नहीं कि जो है आपने ऐसे ही कह दिया कि चलो आज जो है कोई कविता लिखते हैं और लिखने आप बैठ गए और जैसी तैसी कोई कविता लिख दी। ये नहीं है। आपके मन में कविता को लिखने के लिए कोई जो है अंदर से आप अपने आप को उसके लिए मोटिवेट ना करें, अपने आप से अंदर से आपके शब्द निकले। इस पे जो है एक मैंने आपको आज टेलीग्राम पे भेजी थी जो है कविता, उसको मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप जो है इस चीज को समझ पाएंगे। एक कवि कहता है कि अगर फूट ना निकले बिना किसी वजह से मत लिखो। अगर कविता तुम्हारे अंदर से फूट ना निकले, 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं ये जो है कविता आपको पढ़ के सुनाता हूं कि अगर फूट ना निकले बिना किसी वजह से मत लिखो, अगर बिना पूछे बताए न बरस पड़े तुम्हारे दिल और दिमाग और जुबां और पेट से मत लिखो, अगर घंटों बैठना पड़े अपने कंप्यूटर को ताकते या टाइपराइटर पर बोझ बने हुए खोजते शब्दों को मत लिखो, अगर पैसे के लिए या शोहरत के लिए लिख रहे हो मत लिखो, अगर बैठ के तुम्हें बार बार करने पड़ते हैं सुधार अपनी कविता में, अगर बैठकर तुम्हें बार बार करने पड़ते हैं सुधार, जाने दो, अगर लिखने की बात सोचते ही होने लगता है तनाव, छोड़ दो, अगर किसी और की तरह लिखने की फिराक में हो तो भूल ही जाओ, अगर वक्त लगता है कि चिंगाड़े तुम्हारी अपनी आवाज तो उसे वक्त दो, पर न चिंगाड़े गर फिर भी तो सामान बांध लो, अगर पहले पढ़ के सुनना पड़ता है, अगर पहले पढ़ के सुनाना पड़ता है अपनी बीबी या प्रेमी या अपनी प्रेमिका को या माँ बाप या अजनबी आलोचक को, तो तुम अभी कच्चे हो। अनगिनत लेखकों से मत बनो उन हजारों की तरह जो कहते हैं खुद को लेखक। उदास और खोखले और नक्शेबाज दुनिया भर की लाइब्रेरियां त्रस्त हो चुकी हैं। तुम्हारी कौम से मत बढ़ाओ इसे, दुहाई है मत बढ़ाओ, जब तक तुम्हारी आत्मा की जमीन से लंबी दूरी के मारक रॉकेट जैसे नहीं निकलते लफ्ज, तब तक चुप रहना। तुम्हें पूरे चांद की रात से भेड़िए सा नहीं कर देता पागल या हत्यारा, जब तक तुम्हारी नाभि का सूरज तुम्हारे कमरे में आग नहीं लगा देता मत लिखो, क्योंकि जब वक्त आएगा और तुम्हें मिला होगा वो वरदान, तब तुम लिखोगे और लिखते रहोगे जब तक भस्म नहीं हो जाते तुम या हवस। कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं था कभी। यानी कि जब तक तुम्हारे अंदर से चीजें ना उठें, इसीलिए रिसर्च कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर तन्मयता होगी लिखने की तो वो कविता उतनी ही शानदार बनेगी। हालांकि मैंने आपका थोड़ा सा समय लिया, माफ करना। आते हैं वापस कवि द्वारा स्वयं की अनुभूतियों से। रिचर्ड्स कहते हैं कि कवि द्वारा स्वयं की अनुभूतियों से एक रस हुए बगैर अनुभूतियां प्रेषणीयता का रूप ग्रहण नहीं करती। यानी जो आप रचना कर रहे हैं उसमें तन्मय नहीं होते, एक रस नहीं होते, तब तक वो जो है प्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं करती। संप्रेषण में जो है भाषा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शब्दों के बोध और बिंब ग्रहण से काव्य अर्थ का बोध होता है। अब ये क्या रिचर्ड्स कहते हैं? रिचर्ड्स कह रहे हैं कि शब्दों के लिए भाषा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शब्दों के बोध, यानी जैसे किसी ने कहा गुलाब, तो आपको शब्द का बोध होना चाहिए कि गुलाब होता क्या है, और फिर उस गुलाब का आपके मस्तिष्क में बिंब बन जाना चाहिए। तो शब्दों के बोध और बिंब ग्रहण से काव्य के अर्थ का बोध होता है। जब आपको शब्द का अर्थ पता चलेगा और आपके मस्तिष्क में उसका बिंब पता चलेगा, तब आपको काव्य के अर्थ का बोध होगा, और जो काव्य के अर्थ का बोध होगा
इसी काव्य अर्थ बोध से भावनात्मक दृष्टि अनुभूत होती है। तो ये चीज आपको समझ में आई। रिचर्ड्स के अनुसार कुछ बातें हैं, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रेषणीयता को प्रभावी बनाने के लिए इन बातों की आवश्यकता होती है। देख लेते हैं किन किन बातों की आवश्यकता होती है। कि कवि या फिर कलाकार अनुभूति, कवि और कलाकार की अनुभूति व्यापक और प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी जो कवि है उसकी भी अनुभूति व्यापक होनी चाहिए, कलाकार है उसकी भी अनुभूति व्यापक होनी चाहिए। एक आम इंसान और एक कवि या फिर कलाकार के बीच में जो अंतर होता है वो अनुभूति का होता है। एक कवि क्या करता है कि समाज से, तुम्हारे दुख से, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे गम से अनुभूति ग्रहण करता है और अपने काव्य में उसको जो है रच लेता है। तो जितना कवि की अनुभूति बड़ी होगी, जितनी कवि की अनुभूति व्यापक होगी। मैं एग्जाम्पल एक अक्सर देता हूं कि इलाहाबाद में उस पत्थर तोड़ने वाली महिला को सबने देखा होगा, लेकिन किसी के अंदर से कविता नहीं फूटी। लेकिन निराला ने जब उसे देखा तो निराला ने लिखा कि वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। तो ये निराला की अनुभूति ही है, क्योंकि निराला ने तोड़ती हुई स्त्री का दर्द अनुभूत किया। तो जिस कवि की अनुभूति जितनी व्यापक होगी वो उतना प्रभावशाली कवि होगा, ऐसा रिचर्ड्स बताते हैं। आगे रिचर्ड्स कहते हैं कि अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कवि में जागरूक निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कवि के अनुभव और सामाजिक अनुभव में तालमेल होना चाहिए। यदि दोनों में अंतर हो तो कल्पना की सहायता से भावों व विचारों का संप्रेषण होना चाहिए। तो ये जो है, आइए बात कर लेते हैं इनके दूसरे सिद्धांत की। तो इनका दूसरा सिद्धांत है मूल्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत को उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखें। पहली बात, इन्होंने ब्रैडले के कला के लिए सिद्धांत का खंडन किया और अपने मूल्य के सिद्धांत की स्थापना की। इनका ये मानना था कि कलाएं हमारे संचित मूल्य का भंडार हैं। कला का मूल्य से अटूट संबंध है, क्योंकि मूल्य हमारे उत्तम और प्रेरक अनुभव होते हैं। तो ये बातें इन्होंने अपने इस सिद्धांत के बारे में कही। आगे इन्होंने बताया कि कला की जो उपयोगिता है वो यही है कि कलाकार अपने सृजन के क्षणों में अपनी सर्वोत्तम मानसिक स्थिति में होता है। यानी कलाकार जब अपनी कोई रचना करता है तो वो अपने सर्वोत्तम मानसिक स्थिति में होता है। इसे रिचर्ड्स ने काव्य का मूल्यवान रूप कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे ही हृदय की रस दशा कहा है। कुछ बातें इस सिद्धांत के बारे में हैं जो हम लोग जान लेते हैं। रिचर्ड्स ने कहा कि कला तथा कला अनुभूति जीवन के मानव व्यापारों से संबंध है इनका, उसे भिन्न अथवा पृथक नहीं कहा जा सकता। यानी कला और कला अनुभूति जीवन के मानव व्यापारों से संबंधित होती हैं, उसे भिन्न या पृथक नहीं कहा जा सकता। मानव क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान है और आलोचना के दो आधार हैं, एक मूल्य व्यवस्था और संप्रेषण। ये दोनों सिद्धांत जो है रिचर्ड्स के द्वारा दिए गए। तो ये जो है छोटा सा, इसमें मैं बहुत ज्यादा इनके सिद्धांतों में डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में इतना डीप पूछा भी नहीं जाता है। तो कई बार आपसे फैक्ट के तौर पे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में इतना ही। इनका एक और सिद्धांत है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इनका जो है काव्य भाषा सिद्धांत। भाषा ही संप्रेषण का जो है मूल आधार है। इन्होंने भाषा को दो रूपों में बांटा, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था। एक है वैज्ञानिक भाषा। वैज्ञानिक भाषा में सूचनात्मक तथ्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा भाग जो इन्होंने किया वो रागात्मक भाषा, जबकि काव्य की भाषा रागात्मक भाषा जबकि काव्य की भाषा होती है वो रागात्मक भाषा होती है। भाषा में भावात्मक अर्थ की, इस भाषा में भावात्मक अर्थ की प्रधानता होती है। इन्होंने वैज्ञानिक भाषा का विवेचन, जो इनका पहला भाग है वैज्ञानिक भाषा का विवेचन, अपने ग्रंथ मीनिंग ऑफ मीनिंग में किया, तथा रागात्मक भाषा का विवेचन प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किया। रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ के 4 प्रकार बताए हैं।
अभिधार्थ, वाचार्थ, भाव, स्वर, लहजा और अभिप्राय, ये जो है अर्थ के इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। तो इनके सिद्धांतों में जो है हम लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए हैं, लेकिन जो इनका सबसे मेन सिद्धांत था संप्रेषण का सिद्धांत, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो जितना मुझसे हो सकता था इस सिद्धांत के बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इनके जो तीनों सिद्धांत हैं वो आपको बताए गए हैं। थोड़ी सी चीज़ें आप इधर उधर से पढ़ के इस सिद्धांत से जो रह गई हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपको संपूर्ण बता दिया है, लेकिन जितना मुझसे हो गया मैंने आपको बताया। मेरी थोड़ी सी तबीयत आज खराब थी, खांसी बहुत आ रही है, इसीलिए मैं जो है क्लास को अच्छी तरीके से व्याख्यायित भी नहीं कर पाया हूँ। तो आज की क्लास फिलहाल इतनी ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और मेरी खांसी की वजह से अगर कुछ जगहों पे आपकी क्लास डिस्टर्ब हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्लास